जोश मैककॉल अपनी पत्नी रेचल और अपने 6 वर्षीय बेटे मैक्स के साथ शहर की हलचल से दूर एक नए घर में चले जाते हैं। परिवार अपना सामान खोलना और उसमें बसना शुरू कर देता है। दोपहर के भोजन के दौरान जोश रेचल को अपने बैकयार्ड को गोल्फ कोर्स में बदलने की योजना के बारे में बताता है। रेचल खिड़की के बाहर स्ट्रीट लाइट या कारों के शोर के बिना आखिरकार सो जाने से खुश है। मैक्स को नई जगह पर सोने में डर लगता है। जोश उसे अपना पसंदीदा खिलौना लाता है जो कार में छोड़ दिया गया था और उसे आश्वस्त करता है कि डरने की कोई बात नहीं है। राक्षस मौजूद नहीं है। यह एक लंबा थका देने वाला दिन था, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद जोश बहुत संतुष्ट है। योग का अभ्यास करने वाली रेचल कहती है कि वह मैक्स के कमरे को एक खास तरीके से सजाना चाहती है। यह उनके जीवन का एक नया अध्याय होगा। अचानक एक पहिया रसोई की खिड़की से टकराता है। एक गुजरती कार खतरनाक तीखे मोड़ पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जोश एक मार्केटिंग फर्म में काम करता है और ऑफिस में भी इस घटना को अपने दिमाग से निकाल नहीं पाता। दिन के अंत में उसके नए बॉस एरिक्सन ने उसे इस कदम के लिए बधाई दी। जोश ने अप्रिय विवरण का उल्लेख नहीं किया। बाद में जोश रेचल को उठाता है जो एक मनोचिकित्सक के रूप में काम करती है। वह सुझाव देता है कि वे दूसरी कार खरीदने पर विचार करें क्योंकि अब वे शहर से बाहर रहते हैं, लेकिन रेचल को संदेह है कि वे अभी अतिरिक्त खर्च वहन कर सकते हैं। जोश को चिंता है कि उनका घर एक खतरनाक मोड़ के पास स्थित है। कल की दुर्घटना में केवल ड्राइवर की मृत्यु हुई, वह नशे में था और किशोर यात्री भी नशे में थे। नए घर में नवीनीकरण का काम जोरों पर है। जब भी मैक्स यार्ड में खेलता है तो रेचल चिंतित हो जाती है। क्या होगा अगर यह फिर से हो जाए? लॉन की घास काटते समय जोश देखता है कि लोग सड़क के किनारे एक क्रॉस रखने और मृतक ड्राइवर की याद में पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए कार में आते हैं। जोश गैरेज में छिप जाता है और दूर से देखता है। बाद में वह क्रॉस के पास जाता है। ड्राइवर का नाम काइल करी था और वह सिर्फ 18 साल का था। जोश उस युवक को नहीं जानता था, लेकिन फिर भी उसे बहुत दुख होता है। इस खतरनाक मोड़ ने अब तक कितनी जानें ली हैं और यह और कितनी ले सकता है। पेड़ों के बीच से चेतावनी का संकेत मुश्किल से दिखाई देता है। बाद में जोश को सोशल मीडिया पर काइल करी की प्रोफाइल मिलती है। इस लड़के के सामने पूरी जिंदगी थी और यह इतनी क्रूरता से खत्म हो गई। उस शाम मैककॉल्स ने गृह प्रवेश पार्टी रखी। सभी ने पूछा कि क्या जोश और रेचल अब दूसरे बच्चे की योजना बना रहे हैं क्योंकि वे अब बड़े घर में रहते हैं। रेचल ने जवाब दिया कि उसे बच्चे बहुत पसंद हैं, लेकिन वह अभी अभी काम पर लौटी है। अभी उन्हें पैसे की जरूरत है क्योंकि नए घर की मरम्मत की जरूरत है। जोश को पदोन्नति मिलनी थी, लेकिन एरिक्सन को मिल गई। जब जोश दुर्घटना का जिक्र करता है तो हर कोई दंग रह जाता है। वह काइल के माता पिता के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता। वे ही थे जो हाल ही में सड़क किनारे स्मारक बनाने आए थे। काइल ने अभी अभी स्कूल की पढ़ाई पूरी की थी और उसे फुटबॉल छात्रवृत्ति मिली थी। रेचल को आश्चर्य होता है कि उसके पति को लड़के के बारे में इतना कुछ कैसे पता है। जोश कहता है कि उसने मृत्युलेख पढ़ा है। रात के खाने के बाद जब मेहमान चले जाते हैं तो बर्तन साफ कर रही रेचल जोश से कहती है कि उसे इस विषय को नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन जोश बस इसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता। यह उसके सामने ही हुआ। रेचल को संदेह है कि जोश अंदर ही अंदर एक और दुर्घटना चाहता है क्योंकि इससे उसे महत्वपूर्ण महसूस होता है। जब उसने टेबल पर दुर्घटना के बारे में बात की तो वह आत्मसंतुष्ट लग रहा था। जोश कहता है कि यह पूरी तरह से बकवास है। फिर भी रेचल जोर देती है कि वह एक मनोचिकित्सक से मिले और इस बारे में अपनी भावनाओं पर काम करे। हालांकि जोश को उसकी प्रतिक्रिया में कुछ भी असामान्य नहीं लगता। सब कुछ सामान्य होने लगता है, लेकिन जोश उस मोड़ की ओर देखता रहता है। वह नहीं चाहता कि रेचल को पता चले कि वह कितना चिंतित है। जल्द ही परिवार एक मनोरंजन पार्क में चला जाता है। वे बहुत अच्छा समय बिताते हैं, लेकिन बेचैनी कभी पूरी तरह से जोश से दूर नहीं होती। और अच्छे कारण से उस शाम जब वह बर्गर ग्रिल कर रहा था तो मोड़ पर एक और दुर्घटना हो जाती है और अपराधी घटनास्थल से भाग जाता है। अपनी पत्नी को तुरंत 911 पर कॉल करने के लिए चिल्लाते हुए जोश घायल ड्राइवर से बात करता है और उसे होश में रखने की कोशिश करता है, लेकिन एम्बुलेंस के आने से पहले ही वह आदमी मर जाता है। उस आदमी का फोन बजना शुरू होता है और यह एलिसिया नाम की एक महिला का होता है। जोश फोन अपने साथ ले जाता है। एम्बुलेंस और पुलिस बहुत देर से पहुंचती है। जोश को यह सोचकर अपराध बोध होता है कि शायद उसने उस आदमी को बचा लिया होता। रेचल को समझ नहीं आता कि उसका पति इस खास घटना से इतना परेशान क्यों है। वह तुरंत वहां से चली जाना चाहती है। दुर्घटनाओं की यह श्रृंखला मैक्स की मानसिक स्थिति को स्पष्ट रूप से प्रभावित कर रही है। यह उनका सपनों का घर माना जाता था, लेकिन यह एक दुःस्वप्न में बदल गया है। अगले दिन कार्यालय में जोश उस आदमी के फोन की सामग्री की जांच करता है। उसे यह भी नहीं पता कि वह अंतिम संस्कार में जाने का फैसला क्यों करता है। आखिरकार वह उस व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से कभी नहीं जानता था। जोश मृतक की बेटी एलिसिया के पास जाता है और खुद को डेविड के रूप में पेश करता है। डेविडसन अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए एलिसिया से पूछता है कि वह उसके पिता से कहाँ मिला था। जोश कहता है कि वह गोल्फ कोर्स पर था। उसे यकीन है कि मृतक को गोल्फ बहुत पसंद था। जिम्मेदारी महसूस करते हुए और तीखे मोड़ पर पीड़ितों को बचाने के विचार से जुनूनी जोश प्राथमिक चिकित्सा पाठ्यक्रम के लिए साइन अप करता है। कक्षा के बाद वह प्रशिक्षक से पूछता है कि क्या सीपीआर डमी में से एक खरीदना संभव है। जोश काम के घंटों के दौरान भी सभी सामग्रियों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करता है। कंपनी के कर्मचारियों से कई शिकायतें मिलने के बाद एरिक्सन ने जोश से काम पर ध्यान केंद्रित करने और अपनी जिम्मेदारियों को ज्यादा समय देने के लिए दृढ़ता से कहा।
उस शाम अपने बेटे को नहलाते समय रेचल ने उसके सिर पर गंजे धब्बे देखे और महसूस किया कि वह अपने बाल खुद ही उखाड़ रहा है। स्पष्ट रूप से लड़का तनाव के कारण ऐसा कर रहा था। दंपत्ति अपने बेटे को मनोवैज्ञानिक के पास ले जाने का फैसला करते हैं, जो रेचल से सहमत है कि उनके घर के पास लगातार दुर्घटनाएं समस्या की जड़ है। रेचल जल्द से जल्द घर से बाहर निकलना चाहती है, लेकिन वित्तीय परेशानियों को देखते हुए ऐसा करना इतना आसान नहीं है। जोश को अपनी नौकरी से नफरत है और वह नौकरी छोड़ना चाहता है, लेकिन अभी तक यह कोई विकल्प नहीं है। मनोवैज्ञानिक सुझाव देते हैं कि वे अस्थायी समाधान के रूप में घर के चारों ओर बाड़ लगा दें। शायद यह मैक्स को कम से कम आंशिक रूप से कर्व पर होने वाले बुरे सपनों से बचाने में मदद कर सके। उस रात रेचल जागती रही, चुपचाप रोती रही। जोश भी विचारों में खोया हुआ सो नहीं पा रहा है। अगले दिन जोश काम छोड़कर मैक्स को स्कूल से ले जाता है और रेचल के ऑफिस में रहने के दौरान लंच बनाता है। जोश अपनी सीपीआर डमी पर छाती के दबाव और कृत्रिम श्वसन का अभ्यास करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता। जब रेचल घर आती है तो वह जोश को बताती है कि उसने मैक्स को ताइक्वांडो क्लास में दाखिला दिलाया है। उसे उम्मीद है कि इससे उसे अपनी चिंता से निपटने में मदद मिलेगी। जोश इस बात से परेशान है कि रेचल ने उससे सलाह लिए बिना यह फैसला किया। शायद यह सबसे अच्छा विचार नहीं था। फिर भी मैक्स ताइक्वांडो जाना शुरू कर देता है। एक दिन अपने बेटे को कक्षा से लेने के बाद जोश देखता है कि एक एम्बुलेंस और एक दमकल गाड़ी तेजी से उनके पास से गुजर रही है। मोड़ पर एक और दुर्घटना हुई है। अपने बेटे को कार में ही रहने के लिए कहकर जोश बाहर भागता है और देखता है कि एक महिला निराशा में चिल्ला रही है और किसी से अपने पति को बचाने की भीख मांग रही है। दमकल कर्मियों ने क्षतिग्रस्त कार को बुझा दिया है और पैरामेडिक्स बेहोश चालक को प्राथमिक उपचार देना शुरू कर देते हैं। जोश अचंभित होकर देखता है। पुलिस अधिकारी उसे घटनास्थल से चले जाने का आदेश देते हैं। एक पत्रकार जोश के पास आता है और उससे कैमरे पर यह बताने के लिए कहता है कि उसने क्या देखा। जोश कहता है कि यह उस कोने पर पहली दुर्घटना नहीं है, लेकिन उसने इतनी भयावह दुर्घटना कभी नहीं देखी। अचानक जोश को याद आता है कि मैक्स अभी भी कार में है और वह वापस भागता है। अब घटनास्थल पर रेचल भी अपने बेटे को खोजने के लिए बेचैन है। सौभाग्य से सब कुछ ठीक है। मैक्स को बस जिज्ञासा हुई और वह यह देखने के लिए बाहर निकल आया कि क्या हो रहा है। रेचल के आग्रह पर जोश थेरेपी के लिए जाना शुरू करता है। उसे यकीन है कि वह उन सभी लोगों को बचा सकता था, जिनमें नवीनतम चालक भी शामिल है, जो बच नहीं पाया। चिकित्सक जोश को बताता है कि यह उसकी गलती नहीं है और वह कुछ भी नहीं कर सकता था, लेकिन जोश को समझाना संभव नहीं है। वह कोना धीरे धीरे उसे पागल कर रहा है। सोने से पहले जोश अपनी पत्नी से कहता है कि चूंकि पत्ते गिरने लगे हैं, इसलिए चेतावनी संकेत अधिक दिखाई दे रहे हैं और कारें धीमी हो रही हैं, जिसका अर्थ है कि दुर्घटनाएं कम होने की संभावना है। रेचल कुछ नहीं कहती। वह जोश को मैक्स के कमरे में सोने के लिए कहती है। लड़के को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस है और उन्हें उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। जोश की लापरवाही के कारण कंपनी एक प्रमुख ग्राहक खो देती है और एरिक्सन उसे नौकरी से निकालने के लिए मजबूर हो जाता है। एरिक्सन के लिए यह एक कठिन निर्णय है, लेकिन जोश ने अपना काम करना बंद कर दिया है, अपने सहकर्मियों की उपेक्षा करता है और हाल ही में पूरी तरह से निराश दिखाई देता है। जोश जोर देकर कहता है कि वह सब कुछ ठीक कर सकता है, लेकिन एरिक्सन अपना मन नहीं बदलता। जोश इस बात से परेशान है कि अपनी पत्नी को यह खबर कैसे बताए। अब वे बिलों का भुगतान कैसे करेंगे। घर पर रहते हुए भी वह ऐसा दिखावा करने की कोशिश करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो और अपने बेटे के साथ खेलता है। देर रात को जोश पागलपन की वजह से कूड़ेदान को सड़क के किनारे ले जाता है। उसे समझ में भी नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। घर के पास से गुजरने वाली कारों की आवाज सुनकर जोश सो नहीं पाता। अगली सुबह रेचल मैक्स को थेरेपी के लिए ले जाने और फिर पिज्जेरिया में रुकने की योजना बनाती है। यह न जानते हुए कि जोश को नौकरी से निकाल दिया गया है, वह उसे अपने साथ आने के लिए आमंत्रित करती है। जोश कहता है कि वह ऐसा करना पसंद करेगा, लेकिन पहले उसे काम से अनुमति लेनी होगी। इसके बजाय जोश अपनी डमी पर सीपीआर का अभ्यास करने के लिए वापस चला जाता है। फिर वह ऑनलाइन कार दुर्घटना के वीडियो देखता है। जोश व्यामोह में डूब रहा है। जब भी वह किसी इंजन की गर्जना सुनता है तो वह तनाव में आ जाता है। घर अब बिक्री के लिए है और जल्द ही पहले संभावित खरीदार आ जाते हैं। चूंकि रियल्टर देर से आ रहा है, इसलिए जोश घर दिखाने के लिए स्वयं आगे आता है। उसके बाद वह अपनी पत्नी और मैक्स के मनोवैज्ञानिक से मिलता है। रेचल ने बताया कि उसने कार्यालय को फोन किया और उसे बताया गया कि जोश अब वहां काम नहीं करता है। उसने जवाब दिया कि यह किसी तरह की गलती होगी। डॉक्टर ने कहा कि मैक्स में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के कोई लक्षण नहीं दिखते हैं, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। इसके तुरंत बाद रेचल को रियल्टर से फोन आता है और उसे पता चलता है कि जोश ने संभावित खरीदारों को दुर्घटनाओं की श्रृंखला के बारे में बताकर डरा दिया है। रेचल को समझ में नहीं आता कि जोश के साथ क्या हो रहा है या उसने उसे तुरंत नौकरी से निकाले जाने के बारे में क्यों नहीं बताया। वह अपना सामान पैक करना शुरू कर देती है और मैक्स से भी सामान पैक करने के लिए कहती है। जब रेचल जोश की सीपीआर डमी देखती है तो यह आखिरी तिनका बन जाता है। जोश जोर देकर कहता है कि वह सिर्फ लोगों की जान बचाना चाहता था। आखिरकार रेचल के काम में लोगों की मदद करना भी शामिल है, लेकिन रेचल को यकीन है कि यह सामान्य नहीं है और वह चली जाती है। जोश अपनी शादी बचाने की उम्मीद में एक वकील से संपर्क करता है। वह जानता है कि रेचल तलाक के लिए फाइल करने का इरादा रखती है और अपने बेटे तक उसकी पहुंच को प्रतिबंधित करती है, लेकिन जोश लड़ने के लिए दृढ़ है।
वकील समझाता है कि जोश को अदालत में यह साबित करना होगा कि वह अधिक उपयुक्त माता पिता है और उसके साथ रहना बच्चे के सर्वोत्तम हित में होगा। जोश को एहसास होता है कि उसे जल्द ही एक नई नौकरी और रहने के लिए जगह ढूंढनी होगी। हालांकि शार्प कॉर्नर की प्रतिष्ठा को देखते हुए यह आसान नहीं है। अब जोश को अपने बेटे को सप्ताह में केवल एक बार देखने की अनुमति है। मैक्स बहुत परेशान है कि उसके माता पिता तलाक ले रहे हैं। वह चाहता है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। जोश अपने बेटे से वादा करता है कि वह जल्द ही घर बेच देगा और वे साथ में ज्यादा समय बिता पाएंगे। लेकिन समय बीतता जाता है और कुछ भी नहीं बदलता। वह घर जो एक नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता था, उसने सब कुछ नष्ट कर दिया है। इसलिए जब एक विवाहित जोड़ा लिस्टिंग पर प्रतिक्रिया देता है तो जोश तुरंत उसे देखने का समय तय कर लेता है। सबसे पहले वे पूछते हैं कि इसमें क्या दिक्कत है, घर इतना सस्ता क्यों है। जोश बताता है कि यह तलाक की वजह से है और दुर्घटनाओं का कोई जिक्र करने से बचता है। आखिरकार जोश घर बेचने में कामयाब हो जाता है और अपने बेटे को फेस टाइम पर खुशखबरी सुनाने के लिए दौड़ पड़ता है। वह मैक्स के लिए एक कुत्ता खरीदने का भी वादा करता है। जब लड़का कहता है कि उसे ड्रेक जैसा कुत्ता चाहिए तो जोश को याद आता है कि यह उसके थेरेपिस्ट के कुत्ते का नाम है, जो रेचल की सहकर्मी है। क्या उनके बीच कुछ है? भले ही जोश अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है, रेचल साझा अभिरक्षा के लिए सहमत होने का कोई इरादा नहीं रखती है। वह पूरी स्थिति को अस्वस्थ मानती है। उसके विचार से मैक्स को स्थिरता की जरूरत है जो जोश नहीं दे सकता। जोश अपनी बाकी चीजों को हमेशा के लिए बाहर जाने की तैयारी में बक्सों में पैक करता है, लेकिन नुकीला कोना अभी भी उसे परेशान करता है। बारिश हो रही है जिससे दुर्घटनाओं का जोखिम काफी बढ़ जाता है। अगर कुछ बुरा हो जाए तो जोश अपने पास एक प्राथमिक चिकित्सा किट रखता है। वह पूरी रात खिड़की से बाहर देखता हुआ सोता नहीं है, लेकिन दुर्घटना कभी नहीं होती। जोश खुद को ऐसा करते हुए पाता है और फिर जानबूझकर डामर पर नली से पानी डालता है ताकि वह और भी फिसलन भरा हो जाए। जब वह काम नहीं करता तो जोश चेतावनी देने वाले सड़क चिन्ह को काट देता है। जब जोश थक कर गिर जाता है और सो जाता है तभी दुर्घटना होती है। उठकर वह घायल महिला को प्राथमिक उपचार देने के लिए जल्दी से दौड़ता है। एक गुजरती बस रुकती है और जोश किसी से इमरजेंसी पर कॉल करने की विनती करता है। वह एक पेशेवर की तरह काम करता है और महिला को पलटे हुए वाहन से बाहर निकालता है। वह सांस नहीं ले रही है और जोश उसे बचाने की कोशिश शुरू करता है, लेकिन वह चाहे जितनी भी कोशिश करे सब बेकार लगता है। जोश को एहसास होता है कि यह उसकी गलती है। उसी पल महिला अचानक फिर से सांस लेने लगती है। एम्बुलेंस आती है। अंतिम दृश्य में हम जोश को मुस्कुराते हुए देखते हैं और इस तरह फिल्म खत्म होती है।